नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका वीकली टॉप 9 न्यूज में। वीकली टॉप 9 न्यूज में आज हमारे साथ हमारे सहयोगी एडमिन अमन जी मौजूद हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे सप्ताह की 9 बड़ी खबरों को लेकर। तो एडमिन अमन जी, बेहद स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद दीक्षा। अमन जी, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न करना चाहूंगी जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम हुआ, 70% मतदान। तो आपको क्या लगता है, ये मोदी लहर का एक असर है या फिर जनता के अंदर लोकतंत्र को लेकर जागरूकता जाग उठी है? दीक्षा जी, दोनों बात हो सकती है आपकी सही, क्योंकि मोदी लहर का जिस तरह से हम देख रहे हैं असर पूरे देश में हो रहा है और कहीं ना कहीं मत का प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। तो बदलाव हो रहा है एक तरीके से। लोग जो पहले कम वोट करते थे, अब वो घरों से निकल रहे हैं बाहर, बदलाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और खुशी इस बात की होती है जब जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में या ऐसे राज्य में जब वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बढ़ता है, क्योंकि हम 2008 की बात करते हैं, यहाँ पे 65% के आसपास मतदान हुआ था और इस बार ये 70% को भी क्रॉस कर गया। तो महत्वपूर्ण है कि ऐसे राज्यों में इतने बड़े स्तर पर अलगाववादी तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी लहर और जनता में लोकतंत्र दोनं की ही मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने में? इसके अलावा अलगाववादी जो हम बात करते हैं कश्मीर को लेकर, अलगाववादी लगातार प्रेशर बनाते हैं कि लोकतंत्र इस लोग वोट देने आप मत जाइए, आप वोट मत करिए, लेकिन लोग इसके खिलाफ जाते हैं और वोटिंग करते हैं। तो ये बड़ा सुखद है और आने वाले दिनों में हमें वाकई ये सब चीज़ें बहुत सुकून देंगी। जबकि बात पाकिस्तान को लेकर होती है हमेशा कि कश्मीर को जिस तरह से देखा जाता है, आप सब जानते हैं, उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो लोकतंत्र के प्रति जो कश्मीरियों का विश्वास देखने को मिलता है तो बड़ा मजबूत है और आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होगी, इसका हम पूरा विश्वास है, अनुमान लगा सकते हैं। इस बार ये भी देखा गया कि अलगाववादियों की वजह से 4 बजे कई बूथ बंद भी करने पड़े। हाँ, वो पहले से पॉलिसी है, क्योंकि आप 8 से 4 बजे के बीच तक टाइम देते हैं, उस समय इतना मतदान हुआ। यदि अगर टाइम को आप बढ़ाते, जैसे अमूमन सारे राज्यों में होता है 6 या 7 बजे तक वोटिंग टाइम होता है, अगर वहां पर भी ऐसा होता तो ये प्रतिशत और भी अधिक 2 या 3% बढ़ सकता है। हाँ, ज्यादा बढ़ सकता है इससे भी। तो बाकी जब 4 बजे तक इतना मतदान हुआ है तो अगर टाइम ज्यादा होता तो मेरे ख्याल से और इसका मत प्रतिशत बढ़ जाता। एडमिन अमन जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूंगी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी को लेकर एक बेहद ही अच्छा प्रस्ताव रखा, जिसे नवाज शरीफ ने कहीं ना कहीं अटकाने का प्रयास करा और वो सफल भी रहे। वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो इस पे आपको क्या लगता है कि आपसी मतभेद देश के विकास के बीच में आना चाहिए? देखिए दीक्षा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन देशों का ये समूह है वो उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि एक दूसरे से सहयोग करके हम विकास करें अपना, जो चीज़ें रुकी पड़ी उनको हम शुरू करें, उनके ऊपर हम अधिक ध्यान देकर उनको और ऊंचाइयाँ दे सकें। बट जिस तरह से विगत कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि ये कुछ देशों के बीच मतभेद का मामला बनकर रह जा रहा है, खासकर भारत पाकिस्तान की बात करें तो, क्योंकि भारत ने साझा समझौता का एक रखा कि भाई आप इसके द्वारा बिजली का आदान प्रदान कर सकते हैं, आप रोड बना सकते हैं ताकि आदान जो हमारा आवागमन है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। इसके अलावा उन्होंने रेल पटरियाँ बिछाने का एक प्रस्ताव भी इसमें था वो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से हमारा अनबन रहती है, खटपट रहती है कुछ चीज़ों को, मतलब आपको लगा कि ये आपसी मतभेद कहीं ना कहीं दो देशों के बीच जिस तरह की मतभेद हमें देखने को मिल रहा है वो बेहद दुखद है, क्योंकि इससे सभी साथ जो देश है उनके ऊपर असर पड़ रहा है और ये आने वाले समय में इस तरह की जो बैठकें होती हैं उनको औचित्य रह नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप सहमत नहीं हैं, आप एक दूसरे के कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की बातों को तोड़ते हैं, तो ये बहुत दुखद है। आपको नहीं लगता कि सार्क सम्मेलन में भी कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अगर एक देश राजी नहीं है तो उसके चलते 6 अन्य देश भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जिन्हें जो वो चाहते थे कि कनेक्टिविटी बिठाई जाए लेकिन वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नियमों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जब हम और आप सहमत नहीं है तो ये मनों का जो एक होता है मिलन वाली बात स्थिति नहीं है। आप जबरदस्ती कोई चीज़ लाद देंगे उसका कोई औचित्य नहीं मेरे ख्याल से। तो पहले हमें उसको सुलझाना पड़ेगा कि भाई हम अपने मतभेद इस लेवल पर लाकर ना जाहिर करें, बल्कि उन्हें वहीं तक रहने दें। मतलब नवाज शरीफ की इस मामले में कहीं ना कहीं गलती थी। बिल्कुल गलती है और वो अमूमन इस तरह गलती दिखाता है, बड़े स्तर पर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो बहुत गलत नीति है मेरे ख्याल से। जब देश सब बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको सारे विचार सुनना चाहिए और यदि वो ठीक प्रस्ताव है उसका आपको सहमति जतानी चाहिए उसके लिए। एडमिन अमन जी, अब मैं आपसे बात करूंगी क्राइम को लेकर। मुंबई में हाल फिलहाल में एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें ये देखा गया कि मुंबई में साल 2013 और 14 में लूटपाट अपराध के मामले बहुत हद तक बढ़े हैं, जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्राइम जिसे सरकार लगातार कम करने की कोशिश कर रही है और जिसमें सरकार लगातार वादे भी कर रही है कि क्राइम कम होगा, लेकिन वो लगातार बढ़ रहा है, तो इस मामले में आपको क्या लगता है? सिर्फ मुंबई नहीं, अगर हम बात करें सिर्फ मुंबई की, तो बाकी ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं कि अब जो है इस तरह के अपराध में खासकर दुष्कर्म, लूटपाट,
चोरी, मर्डर, इन सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और सिर्फ मुंबई की बात ही नहीं, ये जितने मेट्रो सिटी हैं या और भी हमारे देश के हिस्से हैं उसमें भी लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब बात होती है सिर्फ दुष्कर्म को लेकर बात करें, दुष्कर्म कौन लोग कर रहे हैं? जो उनकी पहचान के लोग हैं। 80-90% के आसपास यही रेशियो है, जो बड़ा घातक और बड़ा खतरनाक है। इसमें कहीं से भी जो है आंकड़े इसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अनजान व्यक्ति इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा है तो उसके रेशियो बहुत कम है। उसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं अपना रिश्तेदार, अंदरूनी तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हो गया या आपका कोई अपना हो गया या पहचान, मतलब वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बड़ा एक तरीके से खतरनाक पक्ष है कि हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें इजाफा हो रहा है और हमें सोचना पड़ेगा, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग इस सब चीज़ पर कंट्रोल करें, कैसे इसको हम जो लगातार बढ़ती जा रही जड़ें इसकी उसको कैसे हम खोखला करें। तो ये हमारे पूरे समाज की एक पहल होनी चाहिए कि हम इसको ख़त्म कैसे करें। एडविन अमन जी, मेरा चौथा प्रश्न है आपसे कि इराक में ISIS ने अभी 5 महीने पहले 40 भारतीय मजदूरों को अगवा किया था, जिनमें से 39 की हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मामले को लेकर आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, अगर भारतीयों का मामला है तो हम पहले भारतीय हैं, तो बाकी दुख की बात तो है हम लोगों के लिए कि भाई 39-40 मजदूर भारतीय जो बेचारे वहाँ पर काम करने गए हुए थे उनको पकड़ के मार डालते हो, तो कि किस तरह की आपकी नीति है, किस तरह की आपकी सोच है कि आप इस तबके के लोगों को मार रहे हैं जो बेचारे अपने घर से पैसा खर्च कर वहाँ पहुंचे हुए कुछ कमाने के प्रयास में आप उनको उठा के मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये क्या पॉलिसी है? हाल फिलहाल में आपको नहीं लगता कि IS की कहीं ना कहीं हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है और कई मामले सामने आ रहे हैं? मैं मानता हूँ आप अपने जो आपको चाहिए उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस लेवल पे लोगों को मार के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तमाम पत्रकारों को आप मार रहे हैं, तमाम वहाँ के जो मासूम नागरिक उनको आप मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत दुखद है और अंतर्राष्ट्रीय जगत को बाकी इस पर बहुत विचार करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कैसे इसको हम तुरंत लगाम लगाएं। हालांकि कई मामलों को लेकर अभी वहाँ पर कार्रवाई चल भी रही है, बट अमूमन इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। तो बड़ा मेरे ख्याल से दुखद पक्ष है कि भारतीयों की जो 40 की बात आ रही है मरने की, 39 की, तो वो बहुत विचलित करने वाली चीज़ें हैं। और हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, तो थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है इस मामले में, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बेहद दुखद घटना है। एडविन अमन जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि चक हेगल ने काफी अच्छी नीतियां अमेरिका में लगाई थी जो काफी फायदेमंद थी। इस पे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बराक ओबामा के साथ चल रहे टकराव का नतीजा है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे सिर्फ 2 साल रह गए उनके कार्यकाल के, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर उन्होंने कई सारी चीज़ों को सुर्खियों में ला दिया। जैसे हम आप बोल ही रहे हैं कि ओबामा से उनकी कुछ अनबन चल रही है, और हालांकि अनबन सीरिया को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका वहाँ पर चीज़ें अंजाम दे रहा है उसको लेकर वो थोड़ा सा नाखुश थे। आपको नहीं लगता कि इस तरह की खनबन अगर उन दोनों के बीच में है तो उसे इस तरह से जाहिर करना गलत है? जी हाँ, बिल्कुल। और भी अन्य तरीके हो सकते थे इसके लिए? नहीं, हो सकता है बातचीत हुई हो, बैठ के आपस में बातचीत होने के बाद ही सारी चीज़ें तय हुई होंगी और उनकी जो उनका मत था वो अमेरिकन राष्ट्रपति को उतना पसंद आया हो, देन उन्होंने उनको बोल दिया कि आप इस्तीफा आप दे सकते हैं अगर आप हमसे सहमत नहीं है। और वही हुआ, जो तमाम उन्होंने बातें कही कि भाई सीरिया को लेकर मैं सहमत नहीं हूँ, और भी कई सारी चीज़ें निकल सामने हैं जिसपे वो ओबामा से जो रक्षा मंत्री हेगल है वो सहमत नहीं थे। इसी वजह को लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बाकी थोड़ा सा ये है कि यदि हम कोई चीज़ को सहमत नहीं तो बात कर सकते हैं बैठ के भी, लेकिन यदि बातों से भी समाधान नहीं निकलता तो उसका जो अंजाम है वो इस तरह की चीज़ों को दोबारा सामने आता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एडविन जी से खेल जगत को लेकर। एडविन जी, खेल में अभी देखा गया हाल फिलहाल में कि सानिया मिर्जा जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि देश में लिंग भेद के चलते दूसरी सानिया मिर्जा का बनना बेहद मुश्किल है और उन्हें भी अपने करियर में महिला होने के नाते कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए दीक्षा जी, बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का कोई इतनी बड़ी प्लेयर का बयान आया है तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि भाई अगर उनका बयान है तो बात इस तरह जायज़ है, क्योंकि हमारे देश में अभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं और जो मौके मिल रहे हैं वो बहुत सीमित है। सरिता वाला मामला आप ले लीजिए, मुक्केबाजी में उन्होंने विरोध किया, सारा संघ उनके खिलाफ हो गया और उनको यहाँ तक कि प्रतिबंधित भी कर दिया गया, कोई आवाज़ उठाने वालों के लिए नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि यदि हम कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और लड़कियां कुछ करना चाह रही है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और जिस महिलाओं की ओर से बेहद अच्छे उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। मैरी कॉम को देख लीजिए आप, सानिया मिर्जा को खुद देख लीजिए, टेनिस
को उन्होंने एक लेवल पे ला दिया इंडिया के लिए, और सोचा जाए तो ऊंचाइयों पे ला दिया। और वो प्लेयर इस तरह की बात करे, इसका मतलब बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़े रहे। जैसे ड्रेस को लेकर कई बार बात उठती है कि वो स्कर्ट पहनकर वहाँ पर खेलते, तो मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की ड्रेस कोड अगर है तो आप क्या करेंगे? आप उसी में खेलेंगे, आप खेलना ही पड़ेगा। तो तमाम सारी बाधाएं हैं उनके लिए, और ये बाधाएं इसलिए उनकी जो गति है विकास उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए कोई लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही। सानिया मिर्जा ने आगे कहा कि शायद दूसरी सानिया इस खेल में ना आ पाए, तो बिल्कुल उन्होंने जाहिर सी बात सही कहा है कि जब आप अधिक मौके उनको नहीं देंगे, अधिक सपोर्ट उनको नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। सच्चाई में सहमत हूं। तो मतलब सरकार को इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, सरकार और समाज दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप एक लड़की आगे बढ़ना चाहती है, उसके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और उसको जो मौके मिल रहे हैं उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगाना चाहिए कि भाई हम ये बाउंडेशन कर दें, वो बाउंडेशन कर दें। वो जैसे खेलना चाहती है, जैसे उसका परफॉर्मेंस है, उसको करने देना चाहिए, मतलब उसे खेल जगत में आगे बढ़ने दिया जाएगा। एडविन जी की राय है। एडविन जी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की, जिनकी बेहद दुखद मौत हो गई। वो कोमा में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, ये इस तरह का माहौल क्रिकेट जगत के लिए बेहद ही दुखद है, सभी शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या मैच को जारी रखना चाहिए? जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने ये बात जाहिर की कि वो अभी मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो मैच खेल सके, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो कि ह्यूज एक यंग प्लेयर जी, जिनकी उम्र महज 25 साल की, और 26 टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं और 25 वनडे शायद खेले। ऐसा प्लेयर का एकदम अचानक चले जाना बाकी बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि तमाम देश दुनिया का जो क्रिकेट है उन सब लोगों के लिए ये बहुत शोक की न्यूज़ है। और इस तरह की चीज़ें या इस तरह के शोक संदेश लगातार सामने आ भी रहे हैं कि सभी लोग दुख जता रहे हैं कि भाई इतनी छोटी उम्र में एक इतने बड़े प्लेयर का चला जाना बाकी दुखद है। और जिस तरह से एक बाउंसर गेंद उनकी जगह हेलमेट पे के नीचे लगी, सर के पीछे वो डेथ कर गए, तो कई चीज़ों का इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर खेल रहे हैं तो हेलमेट का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ पर गेंद लगेगी तो खतरनाक हो सकती है, उसके पैमाना होना चाहिए। सिर्फ पहुँच जाना बेहतर नहीं है कि हम अगर ये पहुँच जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा का पैमाना हमें हमेशा बनाना चाहिए। आपको याद दिला दो, सचिन जब पहली बार डेब्यू कर रहे थे टेस्ट मैच में, वकार यूनुस की एक गेंद सीधी जाकर उनके हेलमेट के अंदर घुस गई, नाक पे लगी, उनको खून निकल गया। तो इस तरह की घटनाएं आम है। जो क्रिकेट जगत में लगातार इस तरह की घटना देखने को मिलती है, अमूमन देखने को मिलती रहती है कि कभी किसी कहीं पर चोट लगी किसी, तो पहले सुरक्षा कवच पूरा बनाना पड़ेगा। और खेल बाकी लारा ने खुद कहा है, महान जो बैट्समैन है उन्होंने खुद कहा है कि क्रिकेट थोड़ा खतरनाक खेल है, क्योंकि इसमें गेंद कहीं भी उठ सकती है, कहीं भी लग सकती है, उसका अंदाजा नहीं कुछ भी, हर जो गेंद है वो नहीं है अपने आप में। मतलब सुरक्षा नियमों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल जरूर देना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों की। तो एडविन अमन जी, अभी प्रियंका चोपड़ा की बहन मायरा की जिद मूवी रिलीज हुई है, जी, जिस मूवी में उन्होंने काफी बोल्ड सीन किए हैं। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से बहनों का या परिवार में से लोगों का फिल्मों में आना ज्यादा हो गया है, जबकि जो आम नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं वो काफी कम हो गए हैं, तो क्या ये रिश्तेदारी कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया पर हावी हो रही है? जी, ये कोई पहला मामला तो है नहीं जी। कपूर खानदान की आप बात करेंगे तो पूरा खानदानी इस तरह बॉलीवुड में है और लगातार बड़ी फिल्में कर रहे हैं, भले हिट ना हो वो अलग बात है, बट जिस तरह का चलन बाकी सही कहा आपने कि परिवारवाद बढ़ रहा है वो बहुत घातक है। जैसे कहीं ना कहीं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए परेशानी, कि जो नए लोग आ रहे हैं जो कम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, जो बॉलीवुड की एक अच्छी ऊंचाइयां दे सकते हैं, बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं अपना इसमें बॉलीवुड में आके फिल्मों में करके, उनको मौका नहीं मिल पाता। मैं नहीं कहता कि मानरा के टैलेंट में कोई कमी होगी, बट जिस तरह की सीरीज बन रही है, परिणीता इधर मानरा, और भी सुना है कि उनकी सिस्टर कजन और भी शायद फिल्म करने वाली है, तो ये सब चीज़ इस तरह के सामने आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है कि यदि आप फिल्म बॉलीवुड से हैं तो आप फिल्म स्टार ही बनेंगे, या आप यदि किसी राइटर के बेटे हैं तब आप राइटर ही बनेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जबरदस्ती थोप रहे हो, ग्लैमराइज फील है, आप इस बहाने इस नाते उसमें आना चाहते हो और परफॉर्मेंस के द्वारा ये साबित करना चाहते हो कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है और मैं करूँगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हम कोई बड़ी फिल्म कर भी रहे हैं या फिल्म में हम आ भी रहे हैं तो पैमाना बनाना पड़ेगा कि उसके लिए एक मतलब पैमाना होना चाहिए कि भाई आप फिल्मों में आ रहे हैं तो क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या उसके लिए तरीका है, क्या मतलब फिल्मों के लिए भी एक दायरा तय करना चाहिए, एक डिग्री तय करना चाहिए जिसके होना चाहिए, क्योंकि सब जगहों पे ऐसा है। आप सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ले लिया, जनरली आप उसकी बहन है या उसके भाई के लड़के हैं, उसके भाई हैं या उसके जो भी रिलेशन में है, आप इस नाते फिल्मों में आ गए। तमाम ऐसे उदाहरण है, आप शाहरुख खान को लीजिए जो बाहर से गए, अगर उनको बॉलीवुड समर्थन नहीं मिला होता तो आज वो भी चले गए होते। ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। अक्षय कुमार देखिए लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं,
जॉन अब्राहम, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बाहर से गए हैं और अच्छा मुकाम बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अधिक चांस मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मानरा के टैलेंट में कोई कमी है या परिणीता के टैलेंट में कोई कमी है, तो लेकिन जिस तरह से परिवारवाद की चेन बन रही है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, उसको तोड़ना एडविन अमन जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन हो गया, जो कि बेहद दुखद पूर्ण था, क्योंकि बॉलीवुड के लिए एक बेहद बड़ी क्षति थी ये। तो इस मामले में आपका क्या मानना है? बिल्कुल, कथक डांस में उन्होंने अपने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत सारे पुरस्कार जीते, बहुत सारी कामयाबी, बड़ी हस्तियों को और इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलीवुड के लिए, जो आप बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में उन्होंने तमाम बड़ी जो एक्ट्रेस थी, मधुबाला हो गई, रेखा है ना, माधुरी दीक्षित हैं, इन सब नामों को उन्होंने ट्रेन किया, कई बार ट्रेनिंग दी, कथक डांस किया और क्लासिकल डांस की। तो बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि ऐसे नाम का जाना वाकई शौक है हम सबके लिए, क्योंकि इतने दिनों तक 94 ईयर तक उन्होंने लगातार हमारे साथ बने रहे बॉलीवुड के द्वारा, और लगातार फिल्में की, अभिनय भी किया, कई फिल्मों में अभिनय भी उनका देखने को मिलता है हमें। तो काफ़ी बड़ा नाम था बॉलीवुड के लिए, प्लस कथक डांस के लिए जो हमारे क्लासिकल डांस है, और उसमें उन्होंने बड़ी महारत भी दिखाई कि लगातार उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, लगातार उन्होंने अपनी जीवन शैली को उस तरह बनाए रखा, अंतिम समय तक वो बिल्कुल भी हटी नहीं अपनी लीग से जो करना चाहती थी। बहुत जिंदा दिल तरीके की वो महिला थी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया शुरू में, और लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने उस समय कथक डांस को अपनाया, जिसमें लोग उस सब चीज़ों को बड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं मानते थे। उस समय उन्होंने उसको अपनाया और उसमें बड़ा मुकाम हासिल किया। तो ये बेहद अच्छी चीज़ है, और कि उन्होंने इतना बड़ा मुकाम बनाया बॉलीवुड के लिए, जिस तरह से वो गई है वो थोड़ा सा क्षति तो है ही। तो ये थी हमारे एडविन अमन जी की राय सप्ताह की 9 बड़ी खबरों को लेकर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए www.next9news.com। नमस्कार।